जब एक देश ने अपना भविष्य खुद लिखने का फैसला किया। 15 अगस्त 1947 रात के ठीक 12 बजे दिल्ली की हवा में एक नया एहसास था। सदियों की गुलामी के बाद भारत आजाद हो चुका था। लोग सड़कों पर थे, कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं वंदे मातरम गूंज रहा था और लाल किले की ओर हर नजर गर्व से उठ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों का सपना आखिरकार सच हो गया। लेकिन क्या सचमुच भारत की सबसे कठिन लड़ाई खत्म हो चुकी थी? जवाब है नहीं। असल लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए थे लेकिन अपने पीछे छोड़ गए थे सैकड़ों रियासत, अलग अलग कानून, जाति, धर्म और भाषा में बटे हुए समाज और करोड़ों लोगों की उम्मीदें। नमस्कार दोस्तों, साल था 1934। भारत अभी भी अंग्रेजों का गुलाम था। उसी समय एक व्यक्ति ने ऐसा विचार रखा जो पूरे भारत का भविष्य बदलने वाला था। उनका नाम था हेमंत। उन्होंने कहा भारत का संविधान भारतीयों को ही बनाना चाहिए, क्योंकि उस समय तक भारत के सभी बड़े फैसले लंदन में बैठे ब्रिटिश सरकार ले रही थी। धीरे धीरे राय का विचार पूरे देश में फैलने लगा और 1935 में कांग्रेस भी संविधान सभा को अपना लेती। फिर आता है 1938। जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा भारत का संविधान किसी विदेशी संसद में नहीं बनेगा, उसे भारत के जनता द्वारा चुनी गई संविधान सभा बनाएंगे और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह एक बयान नहीं था, यह ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती थी। अंग्रेज भी समझ चुके थे अब भारत सिर्फ आजादी नहीं, अपना भविष्य भी खुद लिखना चाहता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। 1940 में उन्होंने अगस्त प्रस्ताव दिया। फिर 1942 में सर स्टैफोर्ड क्लिप्स भारत आए। उन्होंने कई सारे वादे किए, लेकिन उसमें एक शर्त छिपा हुआ था। भारत का संविधान बाद में बनेगा और अंतिम फैसला अंग्रेजों के हाथ में है। भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। उधर मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ी थी। देश का माहौल हर दिन तनावपूर्ण होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भारत का भविष्य अधर में अटक गया। आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। अब ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक दोनों रूप से कमजोर हो चुका था। उसे समझ आ चुका था कि अब भारत को ज्यादा दिनों तक रोका नहीं जा सकता। 1946 में ब्रिटेन ने भारत भेजा कैबिनेट मिशन। कई दिनों तक बैठकों का दौर चला, बहस हुई, मतभेद हुआ, तनाव भी हुआ, लेकिन आखिरकार एक ऐतिहासिक फैसला आया। भारत में संविधान सभा बनाई जाएगी। यही वो पल था जब पहली बार भारत को अपना भविष्य अपने हाथों से लिखने का अधिकार मिला। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि अब सवाल था आखिरकार इस संविधान सभा में बैठेगा कौन? तय करेगा कि आने वाले हजारों साल तक भारत किस कानून से चलेगा? लोगों का भविष्य तय करने के लिए 389 लोग चुने जाते हैं। साल था 1946। ब्रिटिश सरकार आखिरकार संविधान सभा बनाने को तैयार हो जाती है। यहीं से कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। 389 लोग और करोड़ों उम्मीदें। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार एक संविधान सभा बनाई जाती है, जिसमें कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 296 सीट ब्रिटिश भारत के लिए और 93 सीट देसी रियासत को दी जाती है। सुनने में सिर्फ यह एक संख्या है, लेकिन सच तो यह है इन 389 लोगों के कंधों पर 30 करोड़ भारतीयों का भविष्य रखा गया है। हर फैसला, हर शब्द, हर कानून आने वाली पीढ़ी की जिंदगी बदलने वाले थे। एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं, क्या जनता ने सीधे वोट किए थे? जवाब है नहीं, क्योंकि उस समय वयस्क मताधिकार नहीं था। इसलिए पहले प्रांतीय संविधान सभाओं के चुनाव हुए और उन्हीं विधान सभाओं के सदस्य संविधान सभा के प्रतिनिधि चुनते थे। यानी यह सीधा चुनाव नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव था। लेकिन कोशिश यही थी कि देश के हर वर्ग की आवाज संविधान सभा तक पहुंचे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यहाँ तक कि महिलाओं को भी जगह दिया गया। महात्मा गांधी को छोड़ दे तो उस समय के लगभग सभी बड़े राष्ट्रीय नेता इस सभा के हिस्सा थे। पहली बैठक लेकिन एक खालीपन था। 9 दिसंबर 1946 दिल्ली का संविधान भवन।
देश भर से आए प्रतिनिधि अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ चुके थे। हर चेहरे पर एक उम्मीद थी, लेकिन सभा में कुछ कुर्सियां खाली थी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार कर दिया था और अलग पाकिस्तान के मांग पर अड़ी हुई थी। इसलिए सभा में सिर्फ 211 सदस्य ही शामिल हो पाए। उस दिन माहौल में उत्साह भी था और चिंता भी। देश का भविष्य आसान नहीं होने वाला था। सभा की पहली बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। फिर आया 13 दिसंबर 1946। सभा में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें भारत की आत्मा तय कर पंडित जवाहरलाल नेहरू खड़े होते और उन्होंने रखा उद्देश्य प्रस्ताव। उन्होंने कहा, भारत एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र बनेगा। इस देश की असली ताकत राजा नहीं, अंग्रेज नहीं, बल्कि भारत की जनता होगी। हर इंसान को न्याय मिलेगा, हर नागरिक को समान अवसर दिए जाएंगे, विचार रखने की आजादी होगी, धर्म मानने की भी आजादी होगी। सिर्फ आपकी जाति और धर्म देखकर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही प्रस्ताव आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बने। आज जब हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो उसकी शुरुआत यही से हुई। लेकिन तभी देश की राजनीति ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे संविधान सभा को हिला दिया। 1947 आते आते भारत के बंटवारे की चर्चा तेज हो गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र बनने की बात होने लगी। जब देश बट रहा था, लेकिन एक नया भारत भी जन्म ले रहा था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश प्रस्ताव रखते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे भारत का भविष्य लिखा जा रहा। लेकिन इतिहास करवटें लेती। साल था 1947। पूरे देश में उथल पुथल था, सड़कों पर बेचैनी थी, हवा में एक डर था और नेताओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्या भारत एक रहेगा या फिर बढ़ जाएगा? 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन भारत विभाजन की घोषणा करते हैं, इस फैसले ने सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला, लाखों जिंदगियां बदल दी, संविधान सभा भी बदल दी। बंटवारे का असर संविधान सभा पर भी दिखा। अब संविधान सभा की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 15 अगस्त 1947 आजादी के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेवारी मिलती। आधी रात देश आजाद हो चुका था, पूरे देशवासी खुश थे। दिन में देश के लिए कानून बनाए जाते थे, अगले दिन इस पे बहस होती थी। इतिहास में शायद ही इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक साथ किसी संस्था को मिली होगी। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी टीम इस पे काम करना शुरू करती है। दिन रात बैठक, संशोधन, बहस और ढेर सारे कागज। दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद जहां से जो बात अच्छी लगी भारत के संविधान के लिए अपनाया गया। और अब आ चुका था 1948। संविधान का पहला मसौदा तैयार था और अब शुरू होने वाली थी इतिहास की सबसे लंबी संवैधानिक बहस। हजारों संशोधन, सैकड़ों भाषण और हर शब्द पर घंटों चर्चा। 4 नवंबर 1948 दिल्ली का संविधान। जब भीमराव अंबेडकर अपने हाथों में कागज का मोटा सा पुलिंदा लिए आते, वो सिर्फ कागज नहीं था बल्कि नए भारत की आत्मा थी। इनमें करोड़ों भारतीयों के सपने लिखे हुए थे। जब अंबेडकर संविधान का प्रारूप सभा के सामने रखते हैं, तब शुरू होती है भारतीय इतिहास की एक लंबी संवैधानिक बहस। कोई कहता इस शब्द को बदल देना चाहिए, कोई कहता इस अधिकार को और मजबूत करना चाहिए। कुल 7653 संशोधन प्रस्ताव आए और 2473 संशोधन पर संविधान सभा में विस्तार से चर्चा हुई। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा का हॉल खचाखच भरा हुआ था।
सभी सदस्य जानते थे आज इतिहास लिखा जाने वाला है। डॉक्टर अंबेडकर खड़े होकर प्रस्ताव रखते हैं, अब इस संविधान सभा को स्वीकार कर लिया जाए। पूरा हॉल शांत हो जाता है और फिर संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकार कर लिया जाता है। फिर उपस्थित 284 सदस्यों के द्वारा एक एक करके हस्ताक्षर किया जाता है और कलम की हर स्याही भारत की नींव बनती चली गई। इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता है। एक तारीख निर्धारित किया जाता है 26 जनवरी 1950, क्योंकि ठीक 20 साल पहले 26 जनवरी 1930 को भारत ने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था। और फिर 26 जनवरी 1950 की सुबह सूरज भी वही थी, धरती भी वही थी, लेकिन भारत बदल चुका था। अब इस देश पर न ही किसी राजा का न ही किसी अंग्रेज का शासन था, सबसे ऊपर था संविधान। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और भारत आधिकारिक रूप से एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इसी संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया और फिर 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में भी स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है और लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन भी किया जाता है और संविधान पर 114 दिन तक विस्तृत बहस भी होती है। आज हम जिस आजादी से बोलते हैं, अपने अधिकार की बात करते हैं, वोट देते हैं, न्याय मांगते हैं, इन सब की ताकत इन्हीं संविधान से आती है। जब भी हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम उन महान लोगों के त्याग और दूरदर्शिता को सम्मान करते हैं जिन्होंने नए भारत की नींव रखी। यही है संविधान की कहानी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।